रमसेश किस्त 1 पार्ट किस्त 108 पार्ट 1। श्रीराम की गाड़ी हवेली के कार पोर्च में आकर रुकी थी। श्रीराम ने एक नज़र अपने साथ बैठी बहारे को देखा, जो बड़ी सी चादर में लिपटी बच्ची को गोद में लिए स्मार्ट चेहरे के साथ बैठी थी। श्रीराम उसके सर स्मार्ट चेहरे को बगौर देखता गाड़ी से उतरा। उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते बहारे की गोद से बच्चा लिया था, जिसे उसने खामोशी से दे दिया था। श्रीराम ने नरमी से उसका हाथ थामा। श्रीराम ने नरमी से उसका हाथ थामा। मैं उतर सकती हूँ, बहारे सर लहजे में कहते गाड़ी से बाहर निकली थी, जो जिसमें खिंचाव और दर्द की वजह से गाड़ी से निकलते बहारे ने गहरे सांस लिए। जयराम ने लब भींचकर देखा था, वो खुद को छूने ही नहीं दी थी। उसके स्टिचेस में अभी भी दर्द और खिंचाव था। ये उसके जर्द चेहरे से बखूबी अया होता था। दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ते पत्थर के स्टेप को देखते शहराम ने एक बार फिर से नरमी से बहारे की कलाई जकड़ी, जिसे उसने सरस से शहराम के हसार से खींची थी। खामोशी से कमरे तक चलो, जो तमाशा लगाना मेरा गिरबान खींचना, वो अंदर चलकर करना। बाहर मुलाजिम खड़े हैं, जहाँ गलती से भी सीन क्रिएट मत करना, शहराम ने सर्द आवाज़ में कहती बहारे की कलाई पर गिरफ्त मजबूत की थी। शहराम की सर्द आवाज़ पर बहारे मज़ाहमत ख़त्म करते उसके मजबूत हाथ थामे स्टेप पर कदम रखे। स्टेप पर चढ़ते शहराम ने बच्चे को सीने से लगाए बहारे को बहुत नरमी से अपने बाजू के हल्के में लेते उसके माथे पर नरमी से अपने लब रखे थे। बहुत शुक्रिया मेरी बहारे, तुमने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया। शहराम ने मुस्कुराते हुए उसे देखा था। बहारे ने जलती आंखों से शहराम को देखा। शहराम ने नरमी से उसकी गुलाबी आंखों पर बारी बारी अपने लब रखे। बारी बारी अपने लब रखे। बहारे भीगी आंखों से शहराम को देखते सर नफ़ी में हिलाते। शहराम के हल्के से निकलते दाखिली दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हो गए। उसके कदमों में तेज़ी देखते शहराम ने अपने जबड़े भींचे थे। वो हमेशा से उसके लिए बेरहम थी, चाहे नफ़रत करे या मोहब्बत। उसे तकलीफ़ ज़रूर पहुंचाती थी, मगर ख़ुद के लिए भी इतनी बेरहम होगी उसे अंदाज़ा ना था। शहराम गहरा सांस लेते जन्नान खाने के लाउंज की तरफ बढ़ा। जन्नान खाने में रजीना खानम, रुकिया खानम, आबिर सोफ़ पर बैठे थे। बहारे और उसे देखते सब अपनी अपनी नशिस्तों से खड़े हुए थे। आबिर ने बेताबी से शहराम की तरफ बढ़ते उससे बच्चे को लेकर अपनी गोद में उठाते चटा चट उसके गालों पर बोसे दिए। बहारे तुम ठीक है? रोजीना खानम ने बहारे को देखते पूछा था। जी मोरे ठीक हूँ, बहारे आहिस्ती से कहते सोफ़ पर बैठी थी। रुकिया खानम ने एक नज़र बहारे पर नहीं डाली थी। हॉस्पिटल में बहारे की बदतमीज़ी पर उनका दिल बहारे से बहुत बुरा हो गया था। उन्होंने सख्ती से आबिर को भी मना किया था और बहारे से कोई बात नहीं करेगी। लाला आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बहारे और बेबी के वेलकम के लिए पूरी हवेली सजाती। पूरी हवेली सजाती। अभी ने बच्चे को सीने से लपटाते हुए खुशी से कहा। बीबी का नाम बहराम है। शराम ने मुस्कुराते हुए बहारे पर गहरी नज़र डाली थी। बहारे की बहराम नाम पर आंखें शिद्दत से भीगी थी। यही नाम तो उन दोनों ने एक दूसरे की बाहों में बहुत से नाम सोचते डिसाइड किया था,
जो नाम उसे पसंद होता वो शहराम रिजेक्ट कर देता, जो शहराम को पसंद होता वो रिजेक्ट करा देती। बहुत मुश्किल से वो दोनों एक नाम पर मुत्तफिक हुए थे। वो सब याद करती पहाड़ी की आंखें शिद्दती गरिया से चली थी। बहराम नाम मुझे पसंद नहीं, मैं अपने बच्चे का नाम ज़रार खान रखूँगी, पहाड़ी ने सपाट लहजे में कहते अपनी निगाहें फेरी। मेरे लिए तो हमारी मोहब्बत की निशानी का नाम बहराम होगा, जो हम दोनों ने डिसाइड किया था। तुम जो मर्जी पुकारो, शहनाब ने बहारे को देखते संजीदगी से कहा। शहनाब की बात पर मीना खानम के लब भिंचे थे। उन सबके सामने ऐसी बातें करके उसे सर पर चढ़ाता था। मीना खानम को बहारे का हॉस्पिटल में चीखना चिल्लाना फिर से याद आया। हमको भी बता देना हम क्या बोले तुम्हारा बच्चा को, क्योंकि हमको डर है तुम्हारा बीवी इसको बहराम पुकारने पर पूरा हवेली सर पर ना उठा ले, क्योंकि बड़ा छोटा का इसको तमीज़ तो है नहीं। किसी न किसी बात पर चीखना चिल्लाना इसकी आदत है। अल्लाह ने बहुओं और दामाद का मामले में हमारा नसीब बहुत खोटा रखा है। अब पता नहीं इसमें हमारा कसूर है या हमारा बेटों का जो जन मरीद बना फिरता है। अमीना खानम की तंज पर शहराम ने एक गहरा सांस लिया। हॉस्पिटल में जो कुछ हुआ मीना खानम उससे भी सीधे मुंह बात नहीं कर रही थी। ज़िंदगी में पहली बार वो उससे नाराज़ हुई थी। आपका जन मरीद बेटा बहुओं के मामले में आपका नसीब बदलना चाहता था, मगर आपके बेटे की किस्मत अच्छी नहीं थी, जो एक बार फिर से आपकी किस्मत में बदतमीज़ बहू आ गई। बहारे ने शहराम को गुलाबी आंखों से देखते भीगे लहजे में कहते हिचकी ली थी। बहारे की गुलाबी आंखों को देखते शहराम ने लब भींचते अपने घने बालों में उंगलियां फेरी। बहारे तुम ये जो तंज करता रहता है, सीधी तरह बताओ क्या चाहता है। अगर तुम समझता है तुमने बेटा पैदा करके बहुत बड़ा कारनामा किया है, तो हमारा लिए कोई बात मायने नहीं रखता। हमारा लिए सिर्फ हमारा लिए सिर्फ हमारा बेटों का सुकून मायने रखता है। वरना तुम्हारे साथ हम वो सब कुछ करवाता जो तुम्हारा भाई ने हमारा बेटी को सजा दिया। अमीना खानम शहराम को खामोश खड़ा देखकर गुस्से से बोली थी, आप अपने बेटे से कहीं मुझे और मेरे बेटे को छोड़कर चला जाए। मुझे शहराम खान की ज़रूरत नहीं है। बहारे ने अपनी भीगी आंखें शहराम पर गाड़ी थी। बहारे की बात पर मीना खानम ने गुस्से से शहराम को घूरा, जो हॉस्पिटल की तरह यहाँ भी बेबस सा खड़ा बहारे को देख रहा था। मीना खानम के देखने पर शहराम ने परेशानी से अपनी पेशानी मसली। भारी ये कैसी बातें करे, अल्लाह ना करे कभी शहराम तुम्हें और बहराम को छोड़े। बहराम हमेशा शहराम की मोहब्बत में पला बढ़े। जीना खानम शहराम के बेइंतहा संजीदा चेहरे को देखते जल्दी से बोली। बहारी की बात पर उनका दिल लरसा था। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मगर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। जुदाई कभी कभी मौत की सूरत में भी मुकद्दर ठहरती है। आपकी बेटी की दी हुई बद्दुआओं में ये बद्दुआ हमेशा सर फहरस्त रही है। वो आज भी यही बद्दुआ करती है। उसे जुदाई चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी सूरत में हो। शहराम संजीदगी से कहता कमरे की जानिब बढ़ गया था। शहराम की बात पर बहारे ने अपना निचला लब दांतों तले इतनी बेदर्दी से दबाया कि खून की बूंद लबों पर आ ठहरी थी। बहारे ने दर्द से हिचकी ली थी।
जिस मर्द का ज़िंदगी में सुकून ना हो मरने का ही बात करता है। मीना खानम ने कहरबार निगाहें बहारे के बेहद सुर्ख चेहरे पर डाली। हमको आज पता चला तुम हमारा बेटा को मरने का बददुआएं देता था। हमारा बस चले तुम जैसा औरत को एक मिनट भी, एक मिनट से पहला उसका ज़िंदगी से निकाल दी। अमीना खानम बहारे को देखती गुस्से से गरज उठी। मोरे इतना खुशी का मौका, ये कैसी बातें करी। इधर आई, इधर बैठी। ये देखें बहराम कितना प्यारा है, बिल्कुल लाला और मेरी तरह। अभी ने मीना खानम को गहरी सांसें लेते देखकर उनका हाथ नरमी से जकड़े उन्हें सोच पर बैठाया। मीना खानम ने अपने गुस्से और इश्तियाल पर काबू पाने की नाकाम कोशिश सही की। शहराम का खुद को मौत की बद्दुआ देना बहारे देना और बहारे उसे बद्दुआएं देती थी, वो ये सुनते तड़प ही उठी थी। मीना खानम ने दिल पर हाथ रखकर गहरे सांस लिए। पीछा करो इसको आबिर, पीछे करो इसको आबिर। हमें अपना बेटा से कोई भी प्यारा नहीं। हमारा बेटा अपना आप को मौत का बददुआ देकर क्या है। कैसे ये सब कह सकता है। क्या इसको नहीं पता हम इससे कितनी मोहब्बत करते हैं। मीना खानम की कर्ब से बोलते आंखें छलक पड़ी थी। बहारे ने अपनी अमीना खानम की बातें सुनते अपनी आंखों से बहते आंसू भी धरती से साफ किए थे। उसे भी शहराम के लफ्ज़ जैसे तड़पा गए थे। आबिर की आंखें भी नम हुई थी। शहराम के लबों से निकले लफ्ज़ उसके दिल को भी जैसे हिला गए थे। शहराम और जरान में तो उसकी जान बसती थी। लाउंज में इस वक्त गहरी खामोशी छाई थी। शहराम के लफ्ज़ सबके दिल के आर पार हुए थे। आबिर ने अपनी नम आंखें रगड़ते बहराम को देखा, जो कंबल में लिपटा था। अब वो नींद से उठ गया था। अभी ने मुस्कुराते उसके गाल पर अपने लब रखे वो टक्कर टक्कर आबिर को देख रहा था। मोरे, ये देखे इसकी आंखों का रंग सुरमई है मेरे जैसा। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है मोरे। ये तो लाला और बहारे पर नहीं क्या। ये तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा मोरे। आबिर से देखते मुस्कुराते हुए बच्चों की तरह खुश होते बोल रही थी। जीना खानम ने गुस्से से आबिर को घेरा, जो ऑफ वाइट कलर के शीशों वाले बहुत खूबसूरत से चुनटों वाली पिठानी फ्रॉक में मलबूस थी। सफ़ेद बीट्स नेट बीट्स का वाला दुपट्टा सर पर ओढ़े हुए थे। सुनहरी बाल नेट के दुपट्टे से झलकते उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे, और लबों पर मैरून कलर की लिपस्टिक उसके खूबसूरत नकोश की खूबसूरती में कई गुना इजाफा कर गई थी। उसे इतना तैयार देखकर जीना खानम बड़बड़ चली थी। वो क्यों इतना तैयार हुई, ये सोच कर ही वो पागल हो रही थी। रात असवंद उसे कमरे में ले गया था। उसके और असवंद के दरमियान सब ठीक हो गया, सोच कर ही रात से बेसुकून थी। रात से असवंद कमरे से बाहर नहीं आया था। असवंद अपना बदला भूल गया है, वो ये मुसलसल सोच रही थी। मगर आबिर जैसी कम उम्र खूबसूरत औरत कमरे में असवंद यार खान के सोतों से छुए न, ये नामुमकिन था। आबिर की बेपनाह खूबसूरती उन्हें हमेशा से डराए रखती थी। आबिर से वो इतनी नफरत करती थी कि असवंद यार की बेसुकूनी, यहाँ तक उसकी जुदाई अजीज थी। मगर उसके कमरे में, उसके दिल में आबिर गवारा ना थी, किसी सूरत गवारा ना थी। आप अपने बाबा और मोरे के बेटी नहीं हो, अपनी आबी के बेटे हो ना। आबिर बहराम को देखते मुस्कुराते हुए मुसलसल बच्चों की तरह बोल रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते असफंदियार खान के मंजर देखते कदम ठहरे थे। उसे देखकर यकदम रुका था। भारी कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार किया था। वो ऑफ वाइट लिबास में क़यामत लग रही थी। उसे इतना तैयार देखकर और उसके लबों पर गहरा रंग देखकर असफंदियार खान के दिल में शोले से दहके थे। वो रात जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसके कमरे में
नहीं थी। उसका कमरे से चले जाना सा उसे सारी रात अंगारों पर लटा गया था। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। मुकाबल पर एक पल के लिए उसका तसल्लुत ख़त्म हो, उससे बर्दाश्त नहीं होता था। वो एक पल के लिए आंखें मौन नहीं सका था। सारी रात उसके बगैर और उसकी लत से याद करते सिगरेट फूंकते गुजारी थी। अपने सीने के जख्म पर कितनी बार उसने जलता सिगरेट रखा था। सीने पर उसके दिए हुए जख्मों से उसके दिल में जैसे खून रस रहा था। उसे बेदर्दी से चाकू मार के गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था। अब उसे यूँ तैयार देखकर और मुस्कुराते देखकर उसको ज़ियत की इंतहा पर चला था। वो जिस तरह बहराम को गोद में उठाए दुनिया जहाँ से बेनियाज थी, वो असफंयार से बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो अपनी हल्की घनी पेट पर हाथ फेरते झंझला गया। मुकाबिल को 8 साल बच्चे के साथ नहीं बल्कि चंद दिन के बच्चे के साथ भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अजीब सी जलन की लहरें उसके दिल में उठी थी। उसे समझ नहीं आता था आखिर वो मुकाबिल को लेकर इतना पोजेसिव क्यों है कि उसकी ज़रा सी त्वचा भी कहीं बर्दाश्त नहीं होती थी। वो पागल हो उठता था। असलम यार खान अपनी ब्लू कलर की कमीज़ के आस्तीन कहीं तो फोल्ड किए लाउंज की तरफ पड़ा। उसमें ब्लू कलर की शलवार कमीज पर ऑफ वाइट मर्दाना शाल ओढ़े हुए था। सदियार खान आबिर को इग्नोर किए सोफे पर बैठी बहारे की तरफ बढ़ा, जो सुर्ख चेहरे के साथ बैठी अपनी कपकपाते लबों को बेदर्दी से कुचल रही थी। बहारे असफंयार खान ने उसे नरमी से पुकारा। बहारे असफंयार खान को देखते बेयकीन हुई थी। दूसरे लम्हे वो अपने स्टिचेस पर हाथ रखते सोफे से उठते असफंयार खान की तरफ बढ़ी। असफंद यार खान को देखते हुए रोते हुए उसके सीने में समा गई थी। कैसी हो बहारे? असफंद ने बहारे के सर पर हाथ रखते नरमी से उसके लरसते वजूद को खुद में समेटा। हुस्न की शाल दोनों मुट्ठियों में रखनी ऊंचा ऊंचा रोती थी। मीना खानम ने परेशानी से बहारे को देखा, जो ज़ारो कतार रो रही थी, जिसकी सिसकियाँ पूरे लाउंज में गूंज रही थी। अमीना खानम मीना खानम की परेशान निगाहों का मरकज़ आबिर का सजा संवरा रूप था। उसे इस तरह तैयार देखकर बहुत खुश थी। आबिर की तैयारी को असफी यार खान की कुर्बत पर महमूद कर रही थी। इन्हें लगा था रात आबिर और असफन में सब ठीक हो गया है। पर अब बहारे को रोता देखकर वो अच्छा खासा परेशान हुई थी। उन्होंने आबिर पर निगाहें गाड़ी, जो बहारे की इस तरह रोने पर बेनियाज सी बहराम में मसरूफ़ थी। उसे बहारे का रोना और असफन के सर सपाट चेहरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। पहले वाली आबिर तो असफन का ज़रा सा संजीदा चेहरा देखकर लरसने लगी थी। तुम्हारे बेटा क्या हुआ? असफंयार खान ने उसे यूँ बिलखते रोते देखकर परेशानी से पूछा। लाला, बहारे असफंयार खान को पुकारते ज़ारो कतार रो रही थी। शराम के खुद के लिए मौत वाले बोले गए लफ्ज़ उसे तड़पा चुके थे। पता नहीं क्यों उसके लफ्ज़ याद करके इतना तड़प रही थी। रोजीना खानम बहारे को रोता देखकर तड़प रही थी। इस वक्त जहाँ उसे आराम और खुराक की ज़रूरत थी, वो उसे दिन रात रोता देख रही थी। हॉस्पिटल के कमरे में भी इसे रात को तकिए में मुंह छुपाए सिसकते हुए देखा था। वो शहराम खान को लेकर इतनी जज्बाती और पागल है, ये उन्हें अब अंदाज़ा हुआ था। असफंयार खान ने उसे नरमी से अपने सीने से लैदा करते उसे सोफे पर बैठाया। उसके आरस से बहते आंसू साफ करते आबिर पर
सर सुर्ख नज़र डाली जो बिल्कुल लापरवाह खड़ी बहराम से छोटी छोटी बातें कर रही थी। अपनी ज़ात और अपने रिश्तों से उसकी लापरवाही बुरी तरह खुली थी। वो तो जैसे यहाँ होकर भी नहीं थी, वो तो ऐसी नहीं थी। उसके गिर्द लाने वाली, यहाँ तक कि वो बहारी और रजीना खानम के आगे पीछे भी फिरते देखा था। जानता था उसे खुश रखने को ऐसा करती है। इतनी कॉन्फिडेंट लड़की को अपनी मोहब्बत में झुकते देखा था। अब तो वो जैसे सारे ताल्लुक तोड़े खड़ी थी। आबिर बहारी के लिए पानी लाओ। असन ने आबिर को देखते दांत पीसते कहा, जो अभी भी उससे बेनियाज बहराम को गोद में उठाए बच्चों की तरह हंसते हुए मासूमियत से बातें करी थी। असफंदियार खान को आज अंदाज़ा हुआ था मुकाबिल बच्चों पर जान देती है। मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा बहराम, मेरा सब कुछ। आबिर ने बहराम को देखते पे लब रखे। वो असफंदियार खान की बात के हुक्म को सिरे से नज़रअंदाज कर गई थी। असफंदियार खान ने लब नीचे सट निगाहों से उसे देखा था। आज से पहले उसने कभी उसकी कही हुई बात यूँ नज़रअंदाज नहीं। वो तो उसके आगे एक बुरे की तरह मंडलाती रहती थी। उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी कॉफ़ी, उसकी हर चीज़ कहीं बगैर उसके सामने होती थी। उसे नज़रअंदाज करता था। स्टडी रूम, कमरे में उसकी ज़रूरत की हर वो जानती थी। वो ब्लैक कॉफ़ी पानी की तरह पीता था। जितनी बार ब्लैक कॉफ़ी लाती, साथ में उसके लिए फ्रेश जूस का गिलास भी लेती। उसके सर सपाट रवैये पर अपनी भीगी आंखें आंखें रगड़ते उसके सामने वो चीज़ें रखकर चली जाती थी। असमने सर निगाहें उसकी सुनहरी बालों पर डाली जो दुपट्टे के नेट के दुपट्टे से नज़र आ रही। अबीर असमत को क्या कह रहे हैं, बहारी के लिए पानी लाओ। अमीना खानम ने अबीर को असमत की बात को नज़रअंदाज करते देखकर सख्ती से कहा, मुरे मैं बहराम से खेल रही हूँ। आप असफंद यार से कहें अपनी बहन के लिए पानी खुद या खुद ले आए या फिर रक्षाओं कह दिया। अबीर ने स्मार्ट लहजे में कहते बहराम के आरिस पर नरमी से लब रखी। अबीर के जवाब पर असफंदियार खान का रंग तांबे की मानिद सुर्ख पड़ा था। उसका इनकार चाबी की तरह लगा था। रात से ज़्यादा दर्द हुआ था। जीना असमत पर निगाह डालते तंसिया मुस्कुराई। वैसे भाभी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल का मर्द लोग अपना बीवियों का नीचे लगा हुआ है। सन मरीज बना फिरता है। अपना ही औरत को देखकर पागल हो जाता है। ना फिर अपना माँ का होश रहता है, ना फिर अपना बहन का। और इनका औरत अपना मर्द कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उसका ही घर वालों के सामने अपना ही मर्द को टका सा जवाब देते उनका औकात याद कराता है। फिर हम बेचारा माओ को अपना बेटा की बेइज्जती पर गुस्सा ही आएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहा था, कसूर हमारा बेटा का है जो जन मरीद बना फिरता है कि 7 महीने बाद आकर अपना मोरे को ही भूल गया। सीना खानम के लफ्ज़ों पर आबिर की रंगत सुर्ख हुई थी। वह असफंदियार खान को तैश न दिलाए, ये नामुमकिन था। वो सर झटक कर बहराम को प्यार करने लगी। मीना खानम ने असफंद के बेतहाशा सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर ताजुब से सर हिलाया था। असफंद यार मुठ्ठियाँ बीचे आबिर को देख रहा था। असफंद मजीद उसकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सका। वो सोफे से उठा ही था बाहरी असफंद की कलाई पर नरमी से हाथ रखे उसी आंखों ही आंखों में आबिर को कुछ भी कहने से मना किया था। असफंद जबड़े बीनते खुद पर काबू पाए खामोश हो गया।
तुम अपना बेटा की बात करता है, वज़न मरीज बना फिरता है। हमारा बेटा तो अपना जवान भाई का कत्ल, उसका जनाजा, अपनी माँ का आंसू तक भूल गया है। उसको याद है। तो अपना बीवी का खूबसूरती, उसका जवानी, रोजीना खानम का लहजा शिद्दत से अपनेगा। असफंदियार का रंग अब तांबे की माने सुर्ख हुआ था, आंखों का रंग लहू रंग हुआ था। वो अपनी मुट्ठियाँ भीजे दाखिली दरवाजे की जाने बढ़ा। आपका जन मरीद बेटा अपनी इस खूबसूरत बीवी को अनकरीब छोड़ देगा। बदले में ली हुई औरत को इतने ही देर इस्तेमाल किया जाता है। आप फिक्र न करें, रात असफंदियार खान मेरे करीब नहीं आया। आज से 7 माह पहले उसने मुझे जितना इस्तेमाल करना था कर लिया। अब मैं आपके बेटे को कभी अपने करीब नहीं आने दूंगी। अबीर खान अपनी जान ले लेगी। असफंदियार खान को छूने नहीं देगी। अबीर की बात पर उसके भारी कदम रुक गए थे। खून रगों में भड़का था। वो सबके सामने इतनी बेशर्मी से ये कहेगी। असफंदियार ने बेइंतहा गुस्से में भी कभी अपने बेडरूम की बातें इस तरह की बात घर वालों के सामने नहीं की थी। न कभी वह सोच सकता था काबिल की बेशर्मी पर असमंद का दिल किया था उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। असमंद यार खान का खून लावे की तरह उबला, गहरे सांस लेता पटला था। अमीना खान ने गुस्से से अबीर को घूरा। उसके लफ्ज़ इन्हें भी पसंद नहीं आए थे। क्या बकवास की है। असमंद यार खान ने इसकी तरफ बढ़ते इसकी कलाई जकड़ी थी। वही जो आपने सुना, आपके मोरे की परेशानी दूर की। वो बेचैन थी ये जानने के लिए रात आपने अपना हक लिया या नहीं। आबिद ने अपनी हेज़ल ग्रे आंखें असमन की नीली आंखों में गाड़ी। अपनी पर्सनल बातें यूँ सबके सामने करोगी तुम। असमन ने उसे घूरते लफ्ज़ से बातें उसकी बाल गुत्ती से चकड़ी। मीना खानम, बहारे, रोजीना खानम सब सोफे से उठे। सब घर वालों के सामने आप कह कर गए कि आपने बदले के तौर पर मुझसे निकाह किया। बदले की औरत के लिए गैरत नहीं दिखाते, बल्कि वो गैरत होती भी नहीं, वो सिर्फ बदला होती है। अपनी औरत, अपनी बीवी समझते कभी मेरे बाल यूँ सबके सामने ना जड़ करते। यकीनन ये गैरत, ये गुस्सा अपनी मोहरत को दिखा रहे हैं। आप मर्द हैं, आप पर मेरा दिखा रहे हैं कि आप मर्द हैं, आप पर मेरा कितना जोर चलता है। अभी ने असफन यार खान की आंखों में देखते असद ने अबीर को खून और शाम निगाहों से घूरते उसके बाल एक झटके से छोड़े थे। अबीर ने बहराम को अपने सीने से लिपटाया था। असफन, छोड़ो इस बेशरम औरत को। इसका शर्म लिहाज मर गया है। इसका साथ हर ताल्लुक ख़त्म कर दो। इस तरह का औरत मर्द के साथ नहीं रह सकता। अच्छा था तुम्हारा होते हुए भी बेवा की तरह ज़िंदगी गुजारा था। जीना खान ने गुस्से से कहा। मोरे बस करें। पारे ने अपने सिर को जकड़े कहा। जहाँ ये सब देख कर धमक हो रही। बेवा इतने तेज़ रंग के कपड़े नहीं पहनती। असफन की गैर मौजूदगी में मैंने तेज़ रंग के कपड़े पहने हैं, मगर असफन के होते मैंने सफ़ेद लिबास पहना है। आबिर के जवाब पर असफन के पूरे वजूद की रगें ज़ाहिर है, जिसकी बातें उसके अंदर ईंधन बहका चुकी थी। तुम असफन की गैर मौजूदगी में रंगीन कपड़ा उस पर राग के लिए पहनता था। हमको मालूम है।
तुमको एक 7 साल बच्चे से मोहब्बत होगी। रज़ीना खानम ने दारम खान का नाम लेने से खुद को रोका था। शहराम की धमकी की वजह से उन्होंने बुराक का नाम लिया था, वरना तो दिल कर रहा था दारम खान का नाम लेकर खान के हाथों अबीर का कत्ल करवा दे। असलम यार खान को देखकर उन्हें अंदाज़ा था वो दारम का नाम लेती वो अबीर का कत्ल कर देता। अपने बेटे के जज्बातीपन से वाकिफ़ थी, सामने खड़ी औरत को लेकर कितना जज्बाती, कितना हसास है। मैं बुराक से मोहब्बत नहीं इश्क करती हूँ, आबिर ने कहते बहराम को सीने में भींचा। असफंयार खान की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। वो आबिर से बहराम उसी लम्हे छीन गया था। जी तो क्या था, मुकाबल की सांसें छीन ली। आबिर का हर लफ्ज़ उसे बुरी तरह चुभा था। वो दहकते कोयलों की मानिंद उसकी हैज़ल ग्रीन आंखों में अपने लिए कोई जज्बा नज़र नहीं आ रहा था। असफन आबिर ने बहराम को असफन की गोद में देखते से भीगे लहजे बहराम का असफन का यूं छीना उसकी आंखें पल में वो खो चुका था। वो बच्चों को लेकर वाकई में बहुत हसास था। मुझे भीगी शिकवा के ना निगाहों से देखना बंद करो तुम। तुम्हारा इस हवेली के किसी बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तुम्हें तो आदत है 7 साल के बच्चों को गोद में खिलाने की, उनसे इश्क करने की। असफन ने आबिर को घूरते बहराम को सोफ पर लटाया। वो मुकाबिल से सब कुछ छीन लेना चाहता, अगर उसकी ज़िंदगी में वो नहीं तो कोई नहीं। बहराम को अब पर किसका हक है किसका नहीं, ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है असफंयार खान। शहराम की आवाज़ पर अमीना खानम और रजीना खान ने फ़क्र रंगत से उसे देखा। बहारें दर्द से कराते अपने स्टिचेस पर हाथ रख चुकी थी। शहराम ने पहली मरतबा असफन को उसके नाम से पुकारा था, वरना उसे लाला ही कहता था। अबीर जल्दी से शहराम की तरफ बढ़ी। लाला जाने दे प्लीज़, मुझे असफंयार खान की बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अबीर ने शहराम की कलाई जकड़े असफंयार खान को देखा था। ने भी मुश्किल ही उसके लफ्ज़ बर्दाश्त की थे। अभी उसके बोले के लफ्ज़ों अपने भी उसके बोले के पहले लफ्ज़ों के हिसार से नहीं निकल सकता। वो मज़ीद उसे तैश में मुब्तला कर चुकी थी। असफन गुस्से से अबीर की तरफ बढ़ा। उससे पहले असफन अबीर की कलाई पकड़ता। असफन की कलाई पर शहराम का मजबूत हाथ आन ठहरा था। दूर रहो मेरी आबी से, वरना ये कलाई जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। शहराम असफन की कलाई झटकते कराया था। शहराम बहारे जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। रुक जाओ बहारे, तुम मेरी बीवी, मेरी बेटी की माँ हो, तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन वो बात जो मेरी ज़ात से जुड़ी हो, मेरे रिश्तों के बीच कभी ना आना, मेरी आबी के मामले में कभी मत बोलना, वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। शान से बाहर एक वही रोकता। असल यार खान की सुर्ख आंखों में देखते कर जाता, मैं तुम्हें भी हक नहीं देता। तुम मेरी बीवी के मतलब मुझसे सवाल जवाब करो। असल यार खान अबीर को कलाई जकड़े उससे अपने करीब कर गया। असफन छोड़े मुझे। अबीर अपनी कलाई छुड़वाते चीखी थी, खामोश अबीर, आवाज़ ना निकले तुम्हारी, इतनी देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा था।
तुम्हारी बकवास बर्दाश्त करो से मेरी कमज़ोरी मत समझो। असमत आबिर की आंखों में देखते कर आया। शहराम जाने दो, उसमें ठीक कह रहा है, वो आबिर का शौहर है। जिस तरह तुम्हारा बहारे पर इस तरह असमत का आबिर पर हक है। अमीना खान ने शहराम की कबीर आते से समझाया। उन्हें आज शाबीर पर शदीद गुस्सा था। उन्होंने आबिर की तरबियत ऐसी नहीं की थी। यूँ अपने शोहर के सामने यूँ बेशर्मी की हद पार करे, अपने कमरे की बातें करे। उन्हें मैं बहारे पर हक रखता हूँ। क्या इस हक का कभी गलत इस्तेमाल किया? कभी बहारे की हक तलफी की? कभी किसी के सामने अपनी बीवी के लिए तस्लील भरे लफ्ज़ इस्तेमाल किए? असफंदियार खान के किए की सज़ा उसे दी। चाहता तो बड़ी आसानी से बहारे को सज़ा देते। असफंदियार खान को अमेरिका से यहाँ बुला सकता था। असफंदियार खान अपनी बहन के आंसू देखता सर के बल पाकिस्तान आता, मगर नहीं, इसमें मेरी बीवी की तस्लील थी। उसका वो मकाम गिर जाता जो मेरे दिल में उसके लिए है। जब मैं अपनी बीवी के लिए अपने लबों से बोले गए तस्लील भरे लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कैसे अपनी बहन की तस्लील, उसके आंसू बर्दाश्त नहीं करूँगा। शहराम की गर्जदार आवाज़ हवेली की दरो दीवार में गूंज रही थी। तुम सब शहराम, तुम सब मर्द एक जैसी होती। तुम सब मर्द एक जैसे अपनी बहन के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर रात रात पर अपनी बीवी की सिसकियाँ सुनते तुम मर्दों को सुकून मिलता है। कितना तड़पाया है तुमने मुझे। रात रात भर मुझे आंसू बहाता देखा है, मुझे सोफे पर बैठे रातों को जागते देखा है। सज़ा तो तुमने भी मुझे दी, मेरी बेरुखी। मर्द तो तब लगते जब बिना मुझे कोई सज़ा दिए मेरी मोहब्बत पाते, और मुझे मौत के मुंह में ले जाकर भी तुम मेरी हकूक़ की बात करते हो। डबल स्टैंडर्ड है तुम्हारा शहराम खान। बाहरी शहराम की आंखों में आंखें डालते बोली थी। अपनी हैसियत तो तुमने आज खुद ही सबके सामने बाजिया कर दी। जिस तरह तुम आंखों में आंखें डाले मुझसे सवाल जवाब कर रही हो। आंखें डाले मुझ पर सबके सामने सवाल उठा रही, मुझसे बात कर रही। हवेली का कोई और मर्द होता तो तुम्हारा गाल थप्पड़ से सुर कर देता। शहराम बहारी की आंखों में देखता तंजिया मुस्कुराया था। कह दिया, तुमने भी थप्पड़ मार दिया। सोच लिया, तुमने भी बेवफाई कर ली। बहारी ने भीगे लहजे में तड़पते हुए शहराम की कालर जकड़ दी। आंखों में गहरी शिकवा वासिया थी। कैसे किसी और औरत के लिए कमरा सजा सकता था, उसकी जगह किसी दूसरी औरत को देने का सोच सकता था। कैसे किसी दूसरी औरत को सीने से लगाए खड़ा हो सकता। इश्क का दावा करने वाले का इतना कमज़ोर इश्क उसने कभी उससे इश्क किया ही नहीं था। यही सोच कर वो दिन रात तड़पती थी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बहारी ने शहराम का गिरबान जकड़ते रोते हुए पूछा। क्या किया इसने तुम्हारे साथ? असफंदियार खान आगे बढ़ते बहराम को शहराम से असफंदियार खान आगे बढ़ते बहारे को शहराम से अलग करते गैर आलूद आवाज़ में पूछा। बहारे असफंदियार खान के सीने से लगे तड़पते हुए रो पड़ी थी। शहराम ने लब बीते बहारे को रोते हुए देखा था। सोच पर लेटे बहराम के रोने की आवाज़ पर सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। शहराम, बच्चे के सामने ऐसे मत चलाओ। फरिश्ते का दुराब का सांसें अटक जाता है। ज़रा सा भी कोई उसके सामने ऊंचा बोलता है। मीना खानम ने शहराम को एहसास लाया था। बीर जल्दी से आगे
बड़ी थी असफन यार खान ने अबीर की कलाई सख्ती से थामी। शराम ने ये देखते अपने जबड़े भींचे थे, बाहर असफन के हिसार से निकलती बहराम की तरफ बढ़ी। जल्दी से आगे बढ़ते बहराम को गोद में उठाया था और शहराम के इशारे पर उसे लिए उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। बाहर एक गहरे सांस लेते सोफ पर बैठे। असल यार खान, कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान एक हो सकते, क़यामत आ सकती है, आबिर तुम्हारी मलकियत, तुम्हारी औरत नहीं रह सकती। हर हाल में तुम्हें आबिर को छोड़ना पड़ेगा। शहराम ने इसवन के करीब होते आबिर की कलाई असफन यार खान के हाथों से छुड़वाने की कोशिश की। असफन यार खान ने पूरी कुव्वत से मुक्का शहराम के मुंह पर चढ़ दिया था। लाला, आबिर तड़प कर आगे बढ़ी थी। असफन ने उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजीद मजबूत की। भारे ये सब देखते एक दफ़ा फिर से सोच पर उठी थी। जीना खानम भी अब बहुत परेशान हुई थी। तुम भी सुन लो शहराम खान, ज़मीन आसमान कभी एक नहीं हो सकते, न क़यामत अपने वक्त से पहले आ सकती है। बातें नामुमकिनात में से इस तरह असवन यार खान का हक आबिर पर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। असवन पूरी कुव्वत से दहाड़ा था। शराब कभी ख़त्म नहीं हो सकता, देखकर पूरी कुव्वत से रोती थी। बारे ने गहरे सांस लेते अपने आंसू अपने अंदर उतारे। शहराम ने आगे बढ़ते सिंह के जबड़े पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारा था। अमीना खानम अब लरज कर रह गई थी। शहराम, ये क्या कर रहे तुम? असफन बड़ा है तुमसे। अमीना खानम शहराम और असफन के बीच आए हुई थी। इन्होंने अपना मकाम गिरा दिया मेरी नज़र मोरे, जो कभी नहीं उठ सकता। सूरत आबिर को असफन के साथ नहीं रहने दूंगा। आबिर को असफन से तलाक दिलवा कर मैं बदलूंगा हवेली की रवायात। पहले मैं अपनी बहन के लिए खड़ा ना हो सका, उसके डॉक्टर बनने के लिए खड़ा ना हो सका, मगर अब आप ही के साथ हर कदम पर उसका लाला खड़ा होगा। शहराम सीने पर हाथ मारता चीखा था। असद अपने होठ से निकलता खून साफ करते शहराम की तरफ फिर से बढ़ा, मगर आबिर की कलाई नहीं छोड़ी थी। ये क्या हो रहा है? अरहाम फरिश्ते के साथ जनान खाने में दाखिल होता दांत पर दांत जमाए बोला था। जन्नान खाने का मंजर देखकर उसके असाब साकत हुए थे। फरिश्ते जनाब को सीने से लगाए जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शहराम, तुम बड़े छोटे की तमीज़ भूल गए हो, असम बड़ा है तुमसे। अरहाम शहराम के मुकाबले आते सट लहजे में बोला। लाला, आप मेरे टुकड़े कर दे, मुझे कुछ भी कह लें, मेरी आवाज़ तो निकलना दूर, मेरी नज़रें भी आपके सामने नहीं उठेंगी, लेकिन आप ये चाहेंगे कि मैं इसफंदार खान के सामने चुप हो जाऊं, तो ये सबकी भूल है। अबीर असफन की ज़िंदगी में नहीं रहेगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। अभी भी आपके एहतराम में पीछे हट रहा हूँ, मगर आबिर असफन के साथ नहीं रहेगी। शहराम अपनी बात करते लंबे लंबे डग भरता चला गया था। असफन, 7 महीने बाद अगर तुम्हारी गैरत जाग गई है तो इसे अपने कमरे तक महदूद रखो तो बेहतर होगा।
अरहम असफन के मुकाबले आते से घूरते बोला, अब ठीक कह रहे लाला, अब ये गैरत कमरे में ही जागेगी। असफन आबिर को कहर बाहर निगाहों से घूरते उसे लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। असफंद आबिर हलक के बल चलाई थी। आबिर उसकी कलाई जकड़ी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था, उसे घसीटता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। और हाम अबीर की तरफ बढ़ा। मीना खानम ने अरहाम की कलाई जकड़ी थी। अरहाम रहने दो, उसका शोहर है, तुम कुछ भी कहेगा वो तुमसे बदतमीज़ी करे, फिर यह हकीकत है उसका शोहर है। मीना खानम ने टपटपाए लहजे में कहा। मोरे अरहाम ने उनकी हथेलियाँ झूमते हुए सीने से लगाया। दाजी सब कहाँ हैं? इतना तमाशा हो गया, किसी ने रोका क्यों नहीं? हमने मीना खानम को सीने से लगाए पूछा। दाजी सब, तुम्हारा पापा दादी सब किसी का फौतगी में गए। शुक्र है तुम आ गया, वरना शहराम हमारा काबू में नहीं आ रहा था। मीना खानम अरहाम को अपने सामने देखते रो दी थी। कमरे में दाखिल होते हुए आबिर की कलाई जकड़े ड्रेसिंग रूम की जाने पड़ा था। उसे पूरी कुव्वत से धक्का दिया। आबिर रोंदे वो कारपेट पर गिरे। अब तुम तब तक इस रूम में बंद रहोगी जब तक तुम्हारा लाला अमेरिका से वापस नहीं आ जाता। इसे दर्दनाक मौत देने के बाद ही अब ये दरवाज़ा खुलेगा। असफंद कराते हुए बाहर की जान बढ़ा। अभी ज़मीन से उठते वो असफंद के असफंद की तरफ बढ़ते उसकी शॉल मुट्ठियों में जकड़ दी थी। मेरे लाला को कुछ भी हुआ तो असफंद यार खान भी नहीं रहेगा, ये वादा एक रहेगा। अबीर उसकी आंखों में देखते कर आई थी। तुम्हारा कि लाला की जान के बाद तुम मेरी जान ले लेना, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। एक साथ तीन तीन जनाजे उठे थे। तुम्हें सज़ा नहीं देना चाहता, मगर क्या करूँ, अपने मरने के बाद भी गवारा नहीं। तुम दूसरों के बच्चे पालो। असफंद यार खान अपनी शान उसकी मुट्ठियों से छुड़वाता उसे धक्का देते दरवाज़ा खोलते पाए निकल गए। अबीर तेज़ी से उठती दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर इतनी देर में दरवाज़ा बाहर से लॉक करता चला गया था। अबीर लॉक को घुमाते गहरी सांस लेते ज़मीन पर दुस्सानों बैठते सिसकते अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा। रमजिश तहरीन और आसिफ किस्त 108 पार्ट 2। अपनी सरान के जाने के बाद अपनी सरान के जाने के बाद जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी जिसे वो लॉक कर गया था। अपने उसने लॉक को घुमाते काफ़ी मरतबा खोलने की कोशिश की, मगर वो खुल नहीं रहा था। मगर वो खुल नहीं सका था। ब्रिश ने गहरी सांस लेते चारों तरफ नजरें दौड़ाई। होटल का ये एरिया दो कमरों में मुश्तमिल था। एक बेडरूम था, एक बहुत खूबसूरत स्टाइलिश सा सिटिंग एरिया था जहाँ कंफर्टेबल से सोफे रखे थे, और एक तरफ छोटी सी डाइनिंग टेबल थी। अपनी स्टाइलिश सी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी जहाँ टेबल पर बहुत शानदार सा खाना सजा हुआ था। तमाम डिशेज से कवर हटाते हुए नम आंखें लिए इस्तहसाया मुस्कुराई थी। अब्रिश ने बेडरूम में आते ही वॉशरूम से अपनी शर्ट और बाहर ज़मीन पर पड़ी अपनी जीन्स जल्दी से पहनी थी। अपने वजूद को चादर से अच्छी तरह लपेटा था। उसे जरान के आने से पहले कुछ भी करके इस कमरे से निकलना था। वो बेडरूम में रखे लैंडलाइन फ़ोन की तरफ बढ़ी। होटल रिसेप्शन का नंबर डायल करते उसने फ़ोन कान से लगाया था।
हेलो, आई एम टॉकिंग फ्रॉम रूम नंबर 145 प्लीज़। आई एम स्टक इन रूम टू समथिंग। अब ऋषि फ़ोन कान से लगाए कहा था होटल अमले ने शायद किसी से इंग्लिश में काम रहने को कहा। 5 उसे 5 मिनट के अंदर से रूम से बाहर निकाल लिया जाएगा। उसे यकीन दहानी करवाई थी। मिस्टर खानज़ादा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। तुम अपनी हवेली में कैद करके भी रखोगे तो रह लूँगी। तुम्हारी आंखों में सर्दपन कबूल है, मगर तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत कबूल नहीं। तुम सारी उम्र मुझे बेहज़ाद खान का ताना दोगे, जबकि जानते हो अपनी इज्जत से ज़्यादा मुझे तुम्हारी इज्जत अजीज़ थी। अपनी चादर तक नहीं उतरने दी थी उस दिन। मगर तुम मर्द हो ना, इसलिए कभी नहीं भूल सकते। भूलना चाहो भी नहीं भूलोगे। अब्रिश ने अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करते फ़ोन क्रेडल पर रखा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ी थी। होटल से बाहर निकलते उसके कदम यकदम रुके थे। आंखों में बेयकीनी आंखों में बेयकीनी सी ठहरी थी। कानों में सितमगर के लफ्ज गूंजे थे। वो गहरे सांस लेते मुसलसल सर नफी में हिला रही थी। अब इस लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा पलवशा और सितारा खान से कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी औरत को इस नज़र से नहीं देखा जिन नज़रों से तुम्हें देखता हूँ। सारा खान के अपर लिप पर मोल है। ये रात मुझे तुमसे पता चला। मैंने कभी उसे इतनी गौर से नहीं देखा कि मुझे पता चलता कि उसके कहाँ कितने दिल हैं। इसलिए आइंदा मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना। अपनी मुसलसल सर नबी में हिलाते ग्लास विंडो से नजर आते मंजर को देख रही, आंखों से गर्म स्याल बहता उसके आरिस को बको रहा था। कर्व से दांतों तले दबाई हिचकी लेकर रह गई थी। होटल के डाइनिंग एरिया में सितारा खान के सामने वाली चेयर पर बैठा पुरतकल्लुफ़ नाश्ता कर रहा था। उसके अपर लिप पर मोल ना देखने का दावा करने वाला उस वक्त सिर्फ उसके अपर लिप मोल पर नजरें गाड़े बैठा था, और कहीं उसकी नजरें थी ही ना थी। वो तो दुनिया जहाँ से जैसे बेखबर था। ब्रिज गहरी सांस लेते अपनी मुट्ठियां दबोच की थी। आंखों की गुलाबीपन ने सुर्खी इख्तियार की थी। उस सामने बैठे इंसान से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करती थी, उससे किसी के साथ सोच कर ही मरने वाली हो जाती थी। किसी औरत के चेहरे पर नजरें गाड़े देखकर उसकी सांसें जैसे बंद हो गई थी। दिल पर हाथ रख के गहरे सांस लेते जवान के साथ टेक लगाए आंखें मीच गई। वो आंखें मीची अपने लरजते वजूद को मुश्किल संभाले खड़ी थी। तारा खान जरान की इतनी करीबी बर्दाश्त नहीं होती। अगर वो कभी किसी दूसरी औरत को सारा खान जरान के करीब इतने करीब भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। कभी किसी दूसरी औरत उसकी जगह दे देगा तो सच में दूसरा सांस नहीं ले पाएगी। तुम ठीक कह रहे थे, तुम मेरे लिए यहाँ नहीं आए। तुम इस तारा खान के साथ यहाँ आए हो। गुजरते हुए मुझ पर नज़र पड़ी तो तुम्हारी गैरत जाग गई। पठानों का खून खोल उठा। अब तुम मुझे हवेली ले जाकर कैद करोगे। हवेली ले जाकर कैद करना चाहते हो। फिर से वो कहानी दोहराना चाहते हो। मुझे अपने कमरे में कैद रखकर दूसरी औरतों के साथ ताल्लुक़ न बहाओगे। नहीं मिस्टर खानज़ादा, मैं ब्रिज बादशाह हूँ। मैं तुम्हारे पास वापस नहीं जाऊँगी। तुम्हें मुबारक हो पलविशा और सितारा खान जैसी घटिया। और तुम इस काबिल हो, तुम्हें ऐसी ही औरतें डिजर्व करती। मिस्टर खानज़ादा, अपने शिश के लिए अपनी आंखें रगड़ते एकदम पागलों की तरह चीखी थी। वहाँ से गुजरते कुछ अमेरिकन कपल ने ब्रिज पर नागवार निगाह डाली थी। वो इतने दर्द में थी, वो भूल ही चुकी थी वो कहाँ खड़ी है। आंसू साफ करते जल्दी से होटल के एंट्रेंस स्टोर की तरफ बढ़ी। अब ने पलटते हुए एक बार फिर से पीछे मुड़कर ग्लास वाल से नजर आते उस मंजर पर नजरें दौड़ाई थी आग दहकाए हुए था जिसके अंदर आग दहकाए हुए था।
वो अभी भी उसी पोजीशन में बैठा मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देख रहा था। मुझे औरत का अपर लिप मॉल बहुत अट्रैक्ट करता है। उसके लफ्ज़ याद करते हुए बुरी तरह से सक पड़ी। शोला जवाना की तरह सिलती थी, वो वहाँ मज़ीद नहीं ठहर सकती थी। उसे एक बार और देखती थी, उसे सितारा खान को उसे और सितारा खान समेत आग लगा देती। उन्हें आंसू साफ करते तेज तेज कदम उठाते होटल से बाहर निकल आए। जरान खानजादा की गाड़ी न्यूयॉर्क की सड़कों की कब से खाक छान मारी थी। पिछले 3 घंटों से ड्राइव करते ब्रिज को ढूंढ रहा था। वो घर भी नहीं गई थी। ये बात उसे जहले से पता चल गई थी। 2 घंटे बाद उसकी पाकिस्तान की फ़्लाइट थी और वो ब्रिज को किसी कीमत पर यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता था। किसी कीमत पर अपनी बीवी को छोड़कर नहीं जा सकता था। उसे अपनी बीवी, अपनी हवेली, अपने कमरे में चाहिए थी। मगर उसे आज ही फ़्लाइट लेनी थी और वो ये फ़्लाइट भी मिस नहीं कर सकता था। असद यार खान और शहराम में जो कुछ हुआ उसे पता चल चुका था। उसे अब जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंचना था। उस पर एक एक पल भारी पड़ रहा था। असद पाकिस्तान आएगा जानता था, मगर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इतनी जल्दी आएगा उससे अंदाज़ा ना था। वो सच में प्राइवेट जेट करवा के पाकिस्तान आया था। ये बात उसे मज़ीद परेशान कर चुकी थी। वो जानता था असफंदियार खान आबिर के लिए पागल है, मगर दीवानगी की हद तक पागल होगा उसे अंदाज़ा ना था। दारिम खान वाली बात पर वो उसके इसी रिएक्शन का मंतज़र था, मगर अब उसकी जान सूली पर लटकी थी। इस बात को लेकर असफन ने कहीं आबिर को हर्ट ना कर दिया। यकीनन वो भी असफन की लेकिन वो भी असफन की जगह होता तो ब्रिज को बहुत बुरी तरह से सजा देता। एक गैर मर्द की हवेली में रात गुजारती तो पागल हो जाता। ये बात उसे तैश दिलाने से के लिए कही थी, मगर अब बात उसके हाथों से जैसे निकल गई थी। असफन यार खान पर उसका गुस्सा भी मुसलसल बढ़ रहा था। आबिर को उसने ज़रा सा भी हर्ट किया हुआ उसकी जान लेने का इरादा रखता था। सराह ने पूरी कुव्वत से स्टेयरिंग पर मुक्का दे मारा था। आबिर के लिए इसका दिल बहुत परेशान था और हमेशा की तरह अपनी बीवी के मसाइल में उलझा था। कहाँ हो तुम बीवी? सराह ने तैशो इश्तियाल से स्टेयरिंग पर मुक्का दे मारा। हमेशा कहता हूँ तुम्हारी जान ले लूँगा, आज दुआ है मेरी तुम पर गोली चलाते मेरे हाथ ना कांपे। सरान गुस्से से हल्के पल चीखा था कि उसकी गाड़ी भी इसकी चीख पर बुरी तरह डोली थी। आप ना आते तो आज रात मेरा न्यूयॉर्क के बार एक्सप्लोर करने का इरादा था, बल्कि आज रात मैं मुख्तलिफ बार एक्सप्लोर करूँगी। और अब्रिश पाशा न्यूयॉर्क की खूबसूरत रात की खुशबू और महक से फिर से खुद को जिंदा करी। उसके लफ्ज़ सोचते हुए मज़ीद पागल हो रही थी। कहीं वो बाहर तो नहीं चली गई। इस सोच आते ही उसे अपना पूरा वजूद आतिश के मारे की तरह फटता महसूस हो रहा था। ये नहीं कर सकती तुम बीवी, ये गलती तुम जज्बात में आकर कभी नहीं कर सकती। अगर तुमने बाहर में कदम भी रखा, कसम खाता हूँ तुम्हें ज़िंदा दफना दूँ। रानी धारते हुए अपनी गाड़ी का रुख न्यूयॉर्क के सबसे फेमस बार की तरफ मोड़ा, जो यहाँ आस पास ही था। तुम ये नहीं कर सकती बीवी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुसलसल सरनफी में हिलाते तंदु तेज गाड़ी चला रहा था। रंगत इश्तियाल के मारी सुख थी। वो कुछ भी कर सकती, उसकी बीवी कुछ भी कर सकती थी, इतना तो उसे अंदाज़ा था। उसे जज्बात में समझ नहीं आता था। वो चादर में भी बाहर बाहर जा सक चादर में भी बाहर जा सकती, मगर किसी बार में उसका चादर में लिपटा वजूद भी गवारा ना था। सुरा ने अपने कोट की पॉकेट में बिस्तर चेक करते अपनी शर्ट के अगले बटन 2 बटन खोले तो उसे यकदम ऑक्सीजन की कमी लगी थी। दिल और दिमाग पर जैसे इस वक्त किसी ने खोलता पानी उंडेल दिया था। उससे ऐसा महसूस हो रहा था। आंखें जितनी सुर्ख थी उतनी सर्द और सपाट भी थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती बीवी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हलक केवल दहाड़ा था। बेबसी के एहसास से जैसे पागल हो रहा था। जरान की गाड़ी के टायर चरचराते हुए यकदम रुके थे। जरान ने सर सुर्ख निगाह सड़क के दूसरे राह पर खड़े वजूद पर डाली। वो सड़क की दूसरी तरफ उसी दरिया के पुल के किनारे खड़ी थी जहाँ उसे कल रात मिली थी। स्याह चादर में लिपटी हुई थी, उसकी तरफ पुश्त की खड़ी थी। सराह ने गहरे सांस लेते अपने इश्तियाल पर काबू पाने की नाकाम सुई की। वह सीट के साथ टेक लगाए आंखें मूंद गया था।
उसके सामने जाने से पहले उसे अपने गुस्से और इश्तियाल पर कंट्रोल करना ही था। क्या चाहती हो तुम? जिस दिन तुम्हारे लिए किसी को कत्ल ना करूं उस दिन खुदकुशी कर लूं। सरान उसके दोनों इतराफ में हाथ जमाए सर्द आवाज में, मध्यम आवाज में कर गया था। जरान की आवाज़ सुनते हुए उसका वजूद लर्जा था। उसका लम्स इस टाइम जहरीले नाक की तरह डसता महसूस हुआ। अब उसने गहरी सांस लेते पलटना चाहा। वो उसकी पुश्त को अपने सीने से लगाते उसके पेट पर सख्ती से एक हाथ जमा गया था। अब उसके हिसाब में हरकत भी नहीं कर पा रही थी। जरान ने उसकी उसकी चादर में हाथ डालते उसकी बैली बटन को अपने हाथ की मुट्ठी में इतनी सख्ती से भरा था कि अब्रिश से कर रह गई थी। उसे चादर के अंदर से बेबाक हरकत करते अब्रिश की रंगत सुर्ख की थी। अब्रिश का पूरा बदन कांपा था। तो उसने ही लम्हे और झटके से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ चुका था। अब्रिश ने शबनमी आंखों से जरान की ब्राउन पुरकश आंखों में देखा जो सर सुर्ख थी। उसकी नकोश पर अपनी सर निगाहें गाड़ी अपनी पुरतशी सांस से छोड़ा। मना किया था ना तुम्हें बीवी, तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। क्यों निकली तुम? जरान उसके सुर्ख चेहरे पर नजरें जमाए। जब मैं घर आया, मुझसे मोहब्बत नहीं करते ना तुम? मैं सिर्फ तुम्हारी झूठी गैरत हूँ ना? अब इसका सवाल नज़रअंदाज कर दे। शबनमी लहजे में सवाल किया। अब्रिश, इन बातों का मकसद तुम कमरे से अकेले निकल आई। मैं पिछले 3 घंटों से सड़कों पर ख्वार हो रहा हूँ, तुम यहाँ पर खड़े रोते हुए मुझसे ये सवाल कर रही हो। जरान ने उसकी मुतर्म आंखें देखते दांत पीसे थे उस पर अपनी गहरी निगाहें गाड़े उसे बहुत गौर से देख रही थी। इस तारा खान से तुम्हें टाइम मिल गया जो तुम मुझे ढूंढते रहे। अब्रिश की बात पर उसका खून रगों में भड़का था। अब्रिश, क्या कहा था मुझ पर आइंदा इल्ज़ाम मत लगाना। मेरा सितारा खान से कोई ताल्लुक नहीं है। जरान उसकी बात काट दे त्रिष्ट लहजे में बोला। कहा तुम्हें ये भी नहीं पता सितारा खान के अपर लिप मॉल पर तिल है, मगर होटल के डाइनिंग एरिया में बैठी तुम्हारी नज़रें उसके अपर लिप पर ही थी। अब्रिश ने चिटकते हुए उसकी चटानी सीने पर अपना हाथ मारा। वो तड़पते हुए उसे रोते हुए देख रही थी। मैं चुका था उसे होटल डाइनिंग एरिया में सितारा खान के साथ बैठा देख चुकी है। रान उसका बेइंतहा सुर्ख चेहरा मुतल आंखें लरसता वजूद देखते सर तासिर से सर हिलाया। ला कर रह गया। पिछले 4 घंटों से यकीनन रो वो पिछले 4 घंटों से यकीनन रो रही थी। देख सकते हो मुझे ऐसे, मुझे शक्की जहनी मरीज ब्लडी वूमन बुला सकते हो जो इनसिक्योर है। अविश ने कर्ब से हिचकी ली थी। सरा ने गहरा सांस लेते अपनी घनी पेट पर हाथ फेरा। सरा ने गहरा सांस लेते अपनी हल्की घनी पेट पर हाथ फेरा। एक बात पूछती हूँ, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? मुझे ऐसे किसी मर्द के साथ बातें करते देखते तो क्या सोचते? वही सोचते ना जो मैं सोच रही हूँ। अब रश्मि सरान की सुर्ख आंखों में देखते कहा जिसकी बात पर मजीद सुर्ख हुई थी। अपनी सरान नहीं कर सकते ना बर्दाश्त मेरी लबों से ये बात सुनकर भी। अगर मुझे ऐसे किसी से बातें करता देखते तो यकीनन मुझे और उसे जान से मार डालते। इस तरह एप्लिश ने तस्साहिया लहजे में सवाल, हाँ जान से मार डालता। और मारा भी है तुम्हारी आंखों के सामने, उनकी जान ली भी है। जरान उसकी आंखों में आंखें गाड़े बोला, मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या मैं भी उस बलवशा सितारा की जान ले लूं? अभी रोते हुए बुरी तरह चीखी थी। ले सकती हो तो ले लो, मगर तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि औरत हो तुम। इसलिए बात करते और कोई भी ऐसी हरकत करते हुए ऐसी हरकत करते याद रखा करो औरत हो तुम। औरत होने का ये मतलब नहीं मैं सब कुछ बर्दाश्त करूँ। अब ऋषि उसकी बात काटते पहले से भी ज़्यादा बुलंद आवाज़ में चीखी थी। अब ऋषि क्या बर्दाश्त किया है तुमने, ज़रा बताओ मुझे। उसके मज़ीद करीब हुआ। अब ऋषि पीछे को होती रेलिंग के साथ अब ऋषि पीछे को होती रेलिंग
जहाँ लगी थी बर्दाश्त की हद को तुमने मेरी आजमाया है, अभी भी आजमा रही हो तुम। जरान से घूरते लफ्ज़ चबाए थे। कौन सी बर्दाश्त की हद को आजमाया मैंने? बर्दाश्त मैं कर रही हूँ। हर बार तुम्हारा अज्जड़ गवार सफाक रवैया बर्दाश्त करती। मेरी गलती थी तुम जैसे अज्जड़ गवार गवाह से प्यार किया जो बेवफा भी है। अब्रिश ने भीगे लहजे में से खुद से दूर धकेला था। जरान गुस्से से मजीद उसके करीब हुआ। हर लम्हा आग मेरे सीने में दहकती है। इन 7 माह में अंगारों पर लौटा हूँ। इतना जला, इतना तड़पा हूँ कि सोना भूल चुका हूँ। मुझसे मुकाबला मत करो वरना हार जाओगी। बहुत गहरे जख्म है यहाँ। जरान ने सीने पर हाथ मारा था। तुम हमेशा मुझे वो सब याद दिलाकर जहनी टॉर्चर करोगे? अब्रिश ने रोते हुए पूछा। इसलिए कह रहा हूँ, औरत हो, औरत बनकर रहो मिसेस खानज़ादा। जितनी घटिया इल्ज़ाम तुमने मुझ पर पलवशा और सदारा खान को लेकर लगाए हैं। अगर मैं कभी ऐसा लफ्ज़ मुंह से भी निकालता तुम सारी उम्र मेरी शक्ल देखना गवारा ना करती। ज़रा ने उसके आंसू देखते तंजिया लहजे में कहा। तुम इल्ज़ाम लगा चुके हो, जो मुझे ताने देते हो सब क्या है? अब जिसकी बात पर बलबलाई थी। ताना मारना और इल्ज़ाम लगाने में फ़र्क होता है। मैंने कभी तुम्हारी किरदार कशी नहीं की, ना कभी करूँगा। तुम्हें तुम्हारी संगीन गलतियाँ याद दिलाई हैं, मगर तुम्हारा नाम कभी किसी के साथ नहीं जोड़ा नहीं हो। ये होती एक मर्द की बर्दाश्त। मर्द तुम औरतों के शक में भी अपने लिए बेपनाह मोहब्बत तलाश कर लेता है। अपने किरदार पर इल्ज़ाम हंस कर सह लेता है। ना सिर्फ हंस कर सहता है, घंटों सफाइयाँ भी देता है, क्योंकि वो औरत उसके लिए बहुत कीमती होती है। रानी ब्रिज के बहते आंसू को बगौर देखते संजीदी कहा, उसकी गुलाबी आरस पर बहते आंसू पर अपनी अपनी उंगलियां नरमी से रखी, जैसे अब्रिश पूरी तरह झटक गई थी। तुम मर्दों पर वो इल्ज़ाम नहीं होता, तुम मर्दों के दिल में हमेशा दूसरी औरतें गर्जाश रहती रहेगी, क्यों नहीं? तुम मर्दों पर बैक वक्त 4 हलाल जो होती। अब्रिश उसे खुद से दूर धकेलती सिलकते लहजे में बोली, तुमने खुद ही अपने सवालों को जवाब दे दिया कि तुम औरत हो, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। 4 हम मर्दों पर हलाल हुई, मगर औरत एक मर्द के निकाह में रहते हुए किसी दूसरे को एक पल के लिए भी सोच नहीं सकती, क्योंकि खुदा ने औरत के लिए हदूद तयन की है, मर्द के लिए भी की है। उसे भी बावफा रहने को कहा, नजरें झुकाने को कहा, मगर दूसरी औरत से निकाह जायज़ और हलाल बनाया। फिर तुम कैसे कह सकती हो तुम मेरी जगह होती? अगर औरत मर्द की जगह हो तो ऐसी औरत को बदकार कहा जाता है। और मेरे नज़दीक मर्द औरत के हुस्न पर नहीं, मर्द औरत की वफा पर मरता है। जरान उसे घूरते सद आवाज़ में फनकारा। और मैं तुम्हारी वफादार नहीं? और ने रोते हुए सिसकी ली थी। अगर तुम मेरी वफादार ना होती, हवेली से तुम्हारा जनाजा उठता, तुम्हें कभी अमरीका ना आने देता, तुम्हारे पीछे कभी अमरीका ना आता। रानी गंभीर लहजे में कहते उसके हाथ पर नरमी से फिर से उंगलियां जमाई। झूठ मत बोलो, तुम इस तारा खान के साथ याशी करने आई। अगर ऐसा कुछ ना होता तो मुझे उस कमरे में छोड़कर तारा के साथ नाश्ता ना कर रहे थे। अब्रिश से लगते थे। सरान उसकी बात पर लंब भींचते कुछ पल उसे देखता रहा। अब्रिश का इल्ज़ाम उसकी रगों में खून साकित कर चुका था। गर्दन की वेन तेशो इश्तियाल से ज़ाहिर हुई थी। रान ने जबरी पीटते अपने इश्तियाल पर काबू पाने की नाकाम सही की। क्या चाहती, कम टू द पॉइंट? मुझे पाकिस्तान हर हाल में आज निकलना है। मेरी बहन को मेरी ज़रूरत है। मैं तुम्हारी फजूल के नखरे नहीं उठा सकता। रान ने रिस्ट पाँच पर नजरें दौड़ाई। पाकिस्तान नहीं जाना और ना ही तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ रखना है। तुम इस तारा पलविशा जैसी औरतें मुबारक हो, तुम नहीं डिज़र्व करते हो। अपनी अपने आंसू साफ करते अटल लहजे में कहते ज़रान की आंखों में देखते तंजिया मुस्कुराई थी।
अब्रिश की बात पर ज़रान लब नीचे से देखते अपने गले बालों में उंगलियां फेरी। कुछ पल उसके रोते हुए चेहरे को देखता रहा, अपनी भीगी निगाहों से देखती। ओके, जैसे तुम चाहो। ज़रान संजीदगी से कहता उससे ज़रान संजीदगी से कहता उससे दूर हुआ था। अब्रिश ने नम आंखों से बेयकीनी से देखा था। तब तुम मान गई। अब्रिश के लब बेयकीनी की कैफियत में जंबिश हुए थे। जंबिश की कैफियत में ज़रान की निगाहें उसकी जंबिश होते लबों पर थी। तुम चाहते ही नहीं थे मैं तुम्हारे साथ पाकिस्तान जाऊं। अब्रिश ने गहरे सांस चीखते हुए कहा। तुम्हारे फैसले का एहतराम कर रहा हूँ। वैसे भी साथ में बहुत सुकून से गुजरे हैं तुम्हारे बगैर। हवेली जाओगी, वही चक चक शुरू हो जाएगी। मोरे के पास बैठूंगा, तुम्हें एतराज़ होगा। नीचे लाउंज में दो घड़ी सबके दरमियान बैठूंगा, तब भी तुम्हें एतराज़ होगा। अब तो मैं मिनिस्टर बन चुका हूँ, मुझे हज़ारों काम होते हैं। अपने बिजनेस को भी तवज्जो देनी। एक रात हवेली से बाहर गुजार ली, तुमने मेरा जीना हराम कर देना। मुझे लगता सिंगल लाइफ अच्छी है मेरे लिए। अगर ख़ुद को कैद करने का इरादा भी हुआ, दुनिया में खूबसूरती की कमी नहीं। बीवी, कौल तुम्हारे हम मर्दों पर बैकपक चार हलाल है, और तुम मुझे इजाज़त भी दे चुके हो। रान इसकी तरफ झुकते मध्यम सरगोशी की थी। अब्रिश की आंखों की गुलाबी सुर्खी में तब्दील होती। वो गहरे सांस लेते रुख मोड़ते। उसकी पुश्त को देखते ज़रात की मुस्कुराहट गहरी हुई। रेलिंग पर हाथ जमाए अपने लरजते हुए झूठ पर बमुश्किल काबू पाए हुए थे। चलो बीवी, तुम्हें घर छोड़ दूँ। ज़रा ने उसकी पुश्त को देखते उसे करीब होते कहा। उसके करीब होने पर तड़प कर रहेगी। मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब्रिश उसकी तरफ मरते हलक के बल चीखी थी। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करके रहूँगा। आखिर पठान मर्दों इस तरह तुम्हें न्यूयॉर्क की सड़क पर कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ। रान उसकी कलाई जकड़े अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। रान, अब्रिश ने तड़पते उसकी हसार से कलाई छुड़ाने की नाकाम सही की। उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दे। उसे अंदर बेदर्दी से पटका था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की। अब्रिश के घर आने पर ज़रा ने गाड़ी रोकते अब्रिश को देखा, जो वन स्क्रीन पर नजरें जमाए सर सपाट चेहरे के साथ बैठी थी। ज़रा मुस्कुराहट दबाए कुछ पल उसे देखते रहा, जो साकत सी बैठी थी। आ गया है बीवी। ज़रा ने उसकी तरफ झुकते मध्यम से सरगोशी करते उसकी कान की लो को नरमी से दांतों से काटा था। ज़रा की गर्भ सांसें अपनी कान की लो पर महसूस करते होश की दुनिया में वापस आई थी। तड़पते हुए ज़रान को खुद से दूर झटक चुकी थी। उसने भीगी आंखों से ज़रान को देखा। मुझे मुस्कुराते उसे गहरी निगाहों से देखता अपनी सन ग्लासेस आंखों पर लगा चुका था। क्या हुआ बीवी? उतर नहीं रही गाड़ी से। तुम्हें बताया ना, मुझे बहुत जल्दी है। ज़रा ने रिस्ट वॉच पर नजरें दौड़ाई। मैं उतरने ही लगी थी। अब पिछले ज़रान के खूबरो चेहरे को देखते अपनी भीगी आवाज़ पर काबू पाया था। लफ्ज़ टूट कर अदा हुए थे। वो सच में उसके लिए बेरहम सफा कर चिड़गवार फंदादा था। जुदाई की सज़ा पर वो खुश हो रहा था। अब पिछले भी ताबी से उसके चेहरे पर निगाहें गाड़ी थी। दूसरे लम्हे उसने रुख मोड़ते कपकपाते हाथों से गाड़ी के हैंडल पर हाथ जमाया। ज़रान उसकी कलाई अपनी तरफ खींचते उसकी तरफ झुकते गाड़ी लॉक को चलता। उसकी सीट को बटन से पुश करते थोड़ा सा नीचे झुकाते उस पर झुका। कृष्ण ने भीगी सवालिया निगाहों से देखा था। आखिरी मुलाकात है, अब कि हम बिछड़े पता नहीं मिले कि नहीं, इसलिए थोड़ी गर्म नर्म सांसों का तबादला तो होना चाहिए। सांसों में सांसें तो उलझनी चाहिए। रानी गर्म निगाहें
उसकी गुलाबी कटाऊ दर लबों पर गाड़ी। तुम्हें अपने लबों को छूने नहीं दूंगी। अपनी श्रृंगार शहादत की उंगली उठाई उसकी आंखों में देखा। लेट्स सी बीवी। सरान अपनी ग्लासेस उतारते उसके चेहरे दोनों हाथों में थामते उसके लबों पर झुका। अब ऋषि ने कपकपाते हाथों से वजाहमत करने की कोशिश की, मगर उसके हाथों की कपकपाहट बड़ी थी। आंखों से मोती टूट कर बरसे थे। सांसें गहरी और गर्म हुई थी। उसे इसकी लेते सरान की शर्ट जकड़ के सरान शिद्दत से उसके लबों को से लिपटा। उसके लबों को अपनी शिद्दत से कंधारी करते उनकी जलन में इजाफा कर रहा था। उसके लबों को अपने लबों में दबाए नरमी से अपनी दांत करते निचले लब को खींचता तो ब्रिश की सिसकियों में इजाफा होता। मगर कितनी देर से खेल खेल रहा था। उसकी सांसों में सांसें उलझाए, कभी अपनी सांसों से देखता, कभी उसकी सांसें छीनता। शिव तब जरान का फ़ोन रिंग हुआ था। जरान अब्रिश की लबों से लिपटी फ़ोन उठाकर उसे वक्त होने लगा तो नंबर देखकर सड़क से पीछे। सॉरी माई वाइफ, ये इंपॉर्टेंट कॉल है। मैं तुम अच्छी तरह जानती हो तुम्हारे घर का मैं कितना दीवाना हूँ। कितने बार मोरे की कॉल, यहाँ तक कि अरहाम लाला की कॉल भी डिसकनेक्ट की है। जरान अब्रिश की बेतरतीब सांसों को देखते मुस्कुराते हुए पीछे होता। अब्रिश की सांस लेते सीट से टेक लगाई थी। वो वाकई में इसके होंठों से लिपटते सारी दुनिया बोल जाता। बिस्तर पर वाकई में अपना हर रिश्ता बोल जाता। उसकी गुर्बत का नशा। गुर्बत का दीवाना था वो कभी। अब्रिश ने अपनी भीगी आंखों से एक गाड़ी के लाभ पर अपने हाथ जमाए। हाँ बोलो तारा। जरान की आवाज़ पर रुकी थी। क्या कह रही हो तुम? सच में? ओ आई कांट लीव। जरान फ़ोन पर अपनी गिफ्ट मजबूत करते बेयकीनी से बोला था। सारा मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे हर कदम पर जरान खानसादा तुम्हारे साथ होगा। जरान गहरे सांस लेते पुरजोशी से बोलते स्टेरिंग पर हाथ मार गया था। अब्रिश बेयकीनी से उसके लफ्ज़ सुन रही थी। वो उसकी मौजूदगी यकसर फरामोश किए हुए था। अब्रिश की निगाहें उसकी मर्दाना मजबूत कलाइयों पर थीं जिसकी नीली रगें तक उजागर थी। वो लब दांतों तले दबाए स्टेरिंग पर एक हाथ की गिरफ्त मजबूत करते एक हाथ से फ़ोन कान से लगाए धीरे धीरे इस बात में सर हिला रहा था। वो इतना खुश था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे हफ्ते क्रीम की दौलत मिल चुकी हो। अब इस मज़ीद खुद पर काबू नहीं पा सकी थी। उसके अंदर भांबड़ चले थी। वो दहकता तंदूर बनी थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते जल्दी से बाहर निकल गई। वो रोते हुए अपने आंसू आरे से बेदर्दी साफ करते भागते हुए न्यूयॉर्क में मौजूद अपने घर की तरफ बढ़ रही थी कि उसे जरान की गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। अब ने यकदम मुड़ते हुए देखा। फ़ोन कान से लगाए गाड़ी बैक करता उसे मोड़ रहा था। जरान की नज़रें उस पर ना थी। फ़ोन पर बुरी तरह मसरूफ़ था। कब से बेयकीनी से इधर खड़ी थी। वो कब से जा चुका था। न्यूयॉर्क में इस टाइम बर्फ़ बारिश शुरू जो पिछले आधे घंटे से वहाँ पर पत्थर बनी कर अभी तक बेयकीनी की कैफियत में थी। उसने उसके घर के अंदर दाखिल होने का वेट भी नहीं किया था। वो चला भी गया था। सारा मैं वादा करता हूँ तुम्हें अपने फ़ैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे हर कदम पर जरान खानज़ादा तुम्हारे साथ हो। लफ्ज़ उसके वजूद में शोले दहका चुके थे। अपने चेहरे और चादर से बर्फ़ झाड़ती अपने घर की तरफ बढ़ी थी। जरान के लफ्ज़ उसके वजूद में शोले दहका चुके थे। अपने चादर और चेहरे से बर्फ़ झाड़ती अपने घर की तरफ बढ़ी थी। सुल्तान शाह के लबों से इरहाम खानज़ादा का नाम सुनकर हूर के अपने कमरे में जाते कदम रुके थे। हूर ने लब काटते सुल्तान शाह को देखा जो फ़ोन पर किसी से बात करे थे।
हम का नाम सुनते उसकी रंगत में गुस्से से सुर्खियां सी गली थी। दिल चलते भांभरों की लपेट में आया था। कुछ दिन के बाद उसके पीछे नहीं आया था, ना ही उसने रात शाह मंजिल के गेट पर गुजारी थी। क्यों नहीं आया? वो कहाँ होता है आजकल? वो फिर सवाल तो नहीं चला कि वो हर लम्हा यही सोच रही थी। 7 महीने इस मगरूर इंसान ने हर लम्हा जैसे उसे दिया था। एलईडी स्क्रीन पर से सारी सारी रात चैन देखा था। हफ्तों के मामले में हमेशा वो मगरूर रही थी, फिर चाहे सुल्तान शाह की मोहब्बत हो, साहिर खानज़ादा, फिर अरहाम खानज़ादा। मगर अरहाम खानज़ादा की मोहब्बत ने उसे बेइंतहा मगरूर कर दिया था। इतना मगरूर कि वो कभी सुल्तान शाह की मोहब्बत में भी नहीं हुई। इतना तो वो अभी भी जानती थी, अरहाम खानज़ादा की सांसों में बसती। वो पागल है उसके लिए, जानती थी उसे अपनी जान से बढ़कर चाहता है, और यही बात उसे झंझलाहट में मुब्तला कर रही थी। वो फिर कैसे उससे लापरवाह हो सकता है? बेतहाशा नफरत में भी उसे कभी एक पल के लिए खुद से गाफिल नहीं देखा था। अब जबकि इश्क का दावा कर चुका था, कैसे वो उसे छोड़ सकता? उसने इश्क का दावा किया नहीं था, इन 7 माह में बताया भी था उससे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करते पूरी पूरी रात गाड़ी में उसके गेट के सामने गुजारी थी। खुद पर शाह मेंशन के गार्ड्स की तंजिया नज़रें बर्दाश्त की थी, सुल्तान शाह की सिलकती नज़रें बर्दाश्त की थी, उसकी बेतनाई बर्दाश्त की थी। वैसा तो नहीं था, वो तो एक सुर्ख नज़र से जान निकालना जानता था। उसकी भी तो हवेली के कमरे में उस पर एक नज़र डालते उसकी सांसें रोक देता था, मगर आज उसे देखते ही नजरें झुकाया था। मगर जो भी था, वो आंधी तूफान में उसके साथ होता था। उसने 7 माह में से बताया वो कितनी कीमती उसके लिए, क्या थक चुका है उसके पीछे फिरते फिरते, क्या वो पिज़्ज़े के लिए और अपनी हवेली का कमरा आबाद करने के लिए गुल को अपनी ज़िंदगी में वापस ला रहा है। ये सोच कर ही होर खुद को अपना रगों में दौड़ता खून साकत होता महसूस होता। सारी उम्र उसके बगैर रही, ये उसकी सजा थी, मगर किसी और के साथ रही ये गवारा न था। अजीब सी आँख दहकने लग जाती जैसे किसी दूसरी औरत के साथ सोच कर। क्या कर चुकी थी वो? अगर वो गुल के पास वापस गया, वो किसी सूरत उसके निकाह में नहीं रहेगी। वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करके उसे तलाक लेगी, उसे ऐसा गम देगी वो तड़प कर मर जाए। इतना तो जानती थी, उस इंसान की सज़ा उसके चेहरे पर किसी गैर मर्द की एक नज़र ही काफ़ी है। इसी में ही वो तड़प कर मर जाए। जब वो उसकी दस्तरस में नहीं रहेगी, दिन रात उसे किसी और के साथ सोच कर सेकंडों में हज़ारों बार जलेगा, तड़पेगा, मगर मर नहीं सकेगा। मिस्टर खान, आपने किसी दूसरी औरत की भी सोचा नहीं, ऐसे साथ होंगे, आप याद रखें। और सुल्तान शाह बहुत जालिम है। आपने अभी तक अपनी होर का ये रूप देखा ही नहीं। वो लाउंज में खड़ी जेरे लब बोलते, हाथ में पकड़ा पानी का गिलास पूरी कुव्वत से लाउंज के चिमचिपाते फर्श पर मार चुकी थी। सुल्तान शाह ने लब भींचते अपने सामने खड़ी हुर को देखा। उसे पिछले एक हफ्ते से ऐसे देख रहे थे। वो बात बात में करती थी, ग्लास पहले तोड़ती थी, कॉफ़ी के मग, डाइनिंग टेबल पर रखे बर्तन, लाउंज में लगी एलईडी पिछले एक हफ्तों में दर्जनों मरतबा तोड़ चुकी थी। अपना मोबाइल भी हर दूसरे दिन ज़मीन पर मार कर तोड़ देती थी। मुलाजमाएँ तक उससे डरने लगी थी। सुल्तान शाह खुद उससे बात करते डरती थी। उसे इतना गुस्सा करते आज से पहले कभी नहीं देखा था। उससे आदत थी अपना गुस्सा कुछ ना कुछ तोड़ कर निकालती थी, पर इतना एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा करते उन्होंने कभी नहीं देखा था। उसके गुस्से में अजीब सी तड़प थी, उसे देख कर परेशान रहने लगे थे। सुल्तान शाह हूर को देखते सोफे से उठते उसके मुकाबिल हुए। क्या हुआ मेरी जान को? अपने पापा पर इतना गुस्सा है क्या? सुल्तान शाह ने उसे सीने से लगाते उसके बालों पर लब रखे थे। गुस्सा तो आप पर भी बहुत है मुझे। और उनके सीने से सर उठाते गुस्से से बोले, मुझ पर भी गुस्सा है, और ये
और ये भी कौन है जिस पर मेरी प्रिंसेस को गुस्सा है? सुल्तान शाह ने उसकी हथेलियों पर अपने लब नरमी से रखते पूछा। पापा, ना मैं उसके मतलब बात करना चाहती हूँ, ना मैं उसका नाम लेना चाहती हूँ। आई हेट हिम पापा। उन्हें शोलावार लहजे में कहा, हेट हिम यानी वो ही है? सुल्तान शाह ने पर सोच अंदाज में ज़ेरे लब आस्ती से कहा। मुझ पर क्यों गुस्सा है? मैंने क्या किया है? सुल्तान शाह ने होर को देखते अपनी मुस्कुराहट दबाए पूछा। हमेशा की तरह रूठी उन्हें बहुत क्यूट लगी थी। पापा, कल मैच था, आप हमेशा वो बोरिंग मैच मेरे साथ देखते हैं। घंटों आपके साथ बैठकर क्रिकेट मैच देखा है। आपको पता था मुझे क्रिकेट मैच से नफरत है, फिर भी आप ज़बरदस्ती मुझे अपने पास बैठाकर वो मैच दिखाते थे। मेरे बगैर एक मैच तक आप देख नहीं सकते थे। कल सारी रात वो बोरिंग मैच लगाए आपका इंतज़ार करती रही, मगर आप नहीं आए। आपकी मोहब्बत आपकी मोहब्बत मेरे लिए कम हो गई है पापा। होर के शिकवे पर वो तड़प कर रह गए थे। मेरी जान, हर सांस के साथ तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत बढ़ती है। जिस दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कम होगी, समझ लेना तुम्हारे पापा की सांसें रुक गई हैं। सुल्तान शाह ने नम आंखें हूर के खूबसूरत चेहरे पर गाड़ते उसके माथे पर लब रखे। पापा, आपने कभी दोबारा मरने की बात की, मैं हमेशा के लिए आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। हूर भीगे लहजे कहने में उनके सीने में समाई थी। उस दिन तो वाकई में मर जाऊंगा। सुल्तान शाह मबहम सा मुस्कुराए थे। पापा, उन्हें चीखते उनके सीने पर मुक्का मारा। सुल्तान शाह मबहम साहस पड़े थे। पापा, आज रात आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं और आप बोरिंग मैच देखेंगे और साथ में कॉफ़ी पियेंगे। अगर आपके हाथ की हूर ने सुल्तान शाह को देखते हुए रूठे अंदाज में कहा। रात को? सुल्तान शाह ने पुरसोच आवाज़ में कहा। रात को क्या है पापा, मैच रात को ही शुरू होगा। हूर ने बगौर उनका चेहरा देखा जहाँ परेशानी छाई थी। ग्रे आंखें वीरान सी हुई थी। कुछ नहीं, जो मेरी बेटी कहे। सुल्तान शाह ने उसके गाल पर बोसा दिया। सच में पापा? और खुशी से सुल्तान शाह के साथ लिपटी थी। बिल्कुल सच। वो गहरा सांस लेकर रह गई थी। मुझे माफ़ कर देना मेहरमा, आज रात नहीं आ सकूँ। तुमसे ज़्यादा अपनी हूर से प्यार करता हूँ। तुम्हारी हक तलफी कर सकता हूँ मगर हूर की नहीं। सुल्तान शाह मेहर माँ से दिल ही दिल में मुखातिब हुए थे। उन्होंने सुर्ख आंखें बेदर्दी से उंगलियों से मस ली। सुल्तान शाह हूर को बाजू के हल्के में लिए सोफे की तरफ बढ़ते सोफे पर बैठे। पापा, वो आप फ़ोन पर अरहाम का जिक्र कर रही थी। किस अरहाम की बात हो रही थी? हूर ने अपना लब दांतों तले दबाए पूछा। हूर की बात पर चौंकी थी। अपने क्यूटर्स को देखते लापरवाह लापरवाह अंदाज में पूछ रही थी, मगर उसके लहजे और अंदाज में बेचैनी थी जिसे वो छुपा ना सकी थी। खानज़ादा के मतलब बात हो रही थी। उसकी कंपनी का प्रोजेक्ट हमारी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ डन हुआ है। मुझे अभी भी उस कंपनी की तमाम डिटेल वहाँ के मैनेजर ने दी है, मगर अरहाम को नहीं पता कि हमारी कंपनी है। मैनेजर मुझसे इजाज़त ले रहा था वो प्रोजेक्ट अरहाम की कंपनी से कैंसिल कर दें या फिर होने दें, क्योंकि अरहाम की हमारी दूसरी कंपनी के सीईओ के साथ मीटिंग है। पापा, वो प्रोजेक्ट होने दें, मीटिंग मैं अटेंड करूँगी। अरहाम को इस बात से बेखबर रखा जाए कि मीटिंग हुजूर सुल्तान शाह से हो रही है। और सुल्तान शाह की बात काटते अचरज भरे अंदाज में बोले। सुल्तान ने परेशानी से उसे देखा था। क्या हुआ पापा? मैं ये मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती। उन्होंने सुल्तान शाह के संजीदा चेहरे को देखते पूछा।
क्यों नहीं मेरी जान, मेरी हर चीज़ तुम्हारे नाम है, तुम्हारी मलकियत है, पूरा एम्पेयर, ये घर, हर चीज़ तुम्हारी है, तुम जो चाहो कर सकते हो। उसे पूछने की ज़रूरत नहीं। सुल्तान शाह ने संजीदगी से कहा, तो फिर ठीक है पापा, मिस्टर खान की मुलाकात और सुल्तान शाह के साथ होगी, जो सुल्तान शाह के पूरे स्टेट के इकलौती मालिक है। पता चलना चाहिए हुर सुल्तान शाह आखिर कौन है। हुर संजीदगी से कहते सोफे से उठते अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। सुल्तान शाह की गहरी निगाहों ने हुर का दूर तक पीछा किया था। पुरसोच अंदाज में सोफे से टेक लगाए, सिगार से लगाए मुंह को लगा चुके थे।